तो नेक्स्ट अपने करने वाले हैं पार्ट 4 क्लास 12 मैट्रिक्स के अंदर अपना टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन। या फिर अपने कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर क्या कह सकते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन से ये क्या है रिलेटेड है। तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन समझना क्या है ज़रूरी है। या फिर अपने कहीं ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए अपने को क्या ज़रूरी है कि अपना जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्लियर होना चाहिए। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में अपने आज क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो अपने पास एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं और ओवरऑल ये 6 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के यानी कि अपने पास कॉलम और रो अगर दोनों को अपने अगर मिला दें तो अपने पास कितने टाइप के होते हैं, ये 6 टाइप के। यानी कि 3 तो कॉलम के लिए होते हैं और 3 ही रो के लिए। तो 3 टाइप तो इसके कॉलम में आ जाएंगे और 3 टाइप इसके अंदर रो के अंदर आ जाते हैं। बात क्लियर होगी। तो टोटल अपने पास एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए 6, जिसमें से 3 जो है अपने पास वो हो गए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और 3 हो गए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑपरेशन नंबर फर्स्ट की। ऑपरेशन नंबर फर्स्ट या फिर टाइप नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपने। इसके अंदर ऑपरेशन के अंदर या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कहता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और 2 कॉलम। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है कि आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। किसको चाहे तो आप 2 रो को आप इंटरचेंज कर लो या फिर 2 जो कॉलम है उनको आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपको शुरू में भी मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैट्रिक्स का मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसकी क्या पड़ी थी, ज़रूरत पड़ी थी। चलो अपने वो बात हो चुकी है। अपने एक एग्जांपल लिखते हैं, मैट्रिक्स ए लेते हैं। एग्जांपल है अपने पास कि अपने पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 5 8 9 एंड 10 13 50, 10 13 एंड 50। ये अपने पास एक टाइप की क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसने क्या कहा है ऑपरेशन फर्स्ट के अंदर कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो या फिर 2 कॉलम। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। मैंने R1 को इंटरचेंज का साइन होता है ये R2 में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि ये किसका साइन होता है, इंटरचेंज का, जिस साइड दोनों एरो होते हैं ना। तो क्या हुआ, अपनी जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई। सर R1 को तो R2 में लिखना है, तो R2 कहाँ पर आ जाएगा, R1 में। यानी कि 5 8 9, ये जो R2 है ये तो R फर्स्ट में चला गया और ये जो फर्स्ट था वो सेकंड के अंदर आ गया। तो ये तो हो गया अपने पास इंटरचेंज ऑफ रो। अगर इसी को अगर मैं इसी इक्वेशन से या इसी इक्वेशन नहीं मैट्रिक्स से अगर मैं कॉलम के अंदर चेंज करूं, तो मान लो मैंने कॉलम में चेंज कर दिया C1 इंटरचेंज C3, कुछ भी कर सकते हो आप। C1 इंटरचेंज C3 कर सकते हो, C1 इंटरचेंज C2 कर सकते हो, C2 इंटरचेंज C3 कर सकते हो, C3 इंटरचेंज C1, कुछ भी कर सकते हो। मान लो मैंने किया C1 इंटरचेंज C3, तो ये होते हैं कॉलम, अपने को पता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, सर C1 वाली जगह C3 आ जाएंगे, यानी कि 3 9 50। तो सेकंड तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, 2 8 एंड 13। और फर्स्ट वाला लास्ट में आ जाएगा 1 5 एंड 10। तो ये इंटरचेंज किसके अंदर हो गया,
कॉलम के अंदर। तो यही तो मैं बता रहा था कि इंटरचेंज या फिर वैसे मेन टाइप तो 3 है, यानी कि ये पहला टाइप है। अब इसके 3 कैसे बोल रहा था, यानी कि एक टाइप के अंदर एक रो हो गया और एक कॉलम हो गया, तो कितने हो गए 2, तो 3 के अंदर कितने हो जाएंगे 6। तो ये देखो रो के लिए और कॉलम के लिए। बात क्लियर होगी। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या चीज़, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है ना, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। बाद में इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो अपने पास एलिमेंट्री ऑपरेशन अपने कर रहे हैं, इनको अपने अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई होता है या फिर कहें तो, और ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने ऑपरेशन नंबर फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन देखा कि अपने कोई भी रो और मैट्रिक्स को, रो और कॉलम को मैट्रिक्स के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आए कहाँ से, बेसिकली ये मैं तब बताऊंगा जब डिटरमिनेट करेंगे। नेक्स्ट जो अपना पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज डिटरमिनेट आने वाली है मैट्रिक्स के बाद, तो उसके अंदर ये कहाँ से है, कैसे है, ये इसके बारे में अपने बात उस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। बात क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है, ये मैट्रिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करते। मैट्रिक्स के अंदर तो किसी भी टाइप का चेंज नहीं करते। बट अगर इन्हीं की बात मैं डिटरमिनेट के अंदर करूं, ये डिटरमिनेट नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी आने वाले हैं, अगर उनके अंदर बात करूं तो ये जो चेंज है ये इफेक्ट डालते हैं, ये मैट्रिक्स को चेंज करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इन तीनों, अब जैसे मान लो अपने पास, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये कहाँ से, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि जैसे अपने पास इक्वेशन ये x + 2y + 3z = 4 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं अपने, ठीक है। फिर 5x + 8y + 9z = 9 ले लो, कुछ भी। 10x + 13y + 15z = 8, ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन थी। अब देखो x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, y की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, z की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। बेटा आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3 इक्वेशन दी हुई है, ये है, ये है, ये है। अगर इन्हीं इक्वेशन को मान लो ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, अगर मैं इन्हीं इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ 5x + 8y + 9z = 9, या फिर x + 2y + 3z = 4, या फिर 10x + 3y 15z = 8, तो बताओ क्या कोई इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई भी टाइप का फ़र्क नहीं पड़ा है। या फिर मैं इन्हीं इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ 8y + 5x + 9z, 2y + x + 3z = 4, 13y + 10x + 15z = 8। इन्हीं तीनों इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया, इन्हीं तीनों इक्वेशन को यहाँ लिख दिया। क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं सर, बस फ़र्क इतना पड़ा है कि यहाँ पे 8y है, तो इसका मतलब ये वाला जो कॉलम है, ये देखो, ये वाला जो कॉलम है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो x को कर रहा है, ये वाला z को कर रहा है। मैट्रिक्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ से ये जो चेंज हुआ था, मैंने 5x को ऊपर और इसको नीचे लिखा था, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, R1 R2 इंटरचेंज। ये मैंने x y इधर उधर लिखे, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, कॉलम इंटरचेंज हो गया। बात क्लियर हो गया? बात क्लियर होगी। तो यहाँ से ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, कैसे कर सकते हैं ये बात। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी टाइप की रो के अंदर और कोई भी टाइप के कॉलम के अंदर, यानी कि R1 को R2, R1 को R3 या R2 को R3 इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यही अपना क्या था, फर्स्ट टाइप था, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है टाइप नंबर 2, या फिर मैं कहूं तो ऑपरेशन नंबर 2। देखते हैं अपने ऑपरेशन नंबर 2 क्या कहता है। तो पूरा इरेज कर देता हूं।
बट अपने एलिमेंट्री ऑपरेशन ही रहे हैं, बट इसका क्या आ गया, ऑपरेशन नंबर 2 बोल दो या फिर टाइप नंबर 2 भी आप इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ये क्या कह रहा है, कहता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट। चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उससे पहले एक बात और क्लियर कर देता हूं। चलो ये लिख लेते हैं, ऑफ एनी रो, ऑफ एनी रो और कॉलम, ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, बाय ए नॉन जीरो नंबर कौन सा होता है, यानी कि जीरो के छोड़ के बाकी जो नंबर होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, नॉन जीरो नंबर बोल देते हैं। क्लियर। अब जैसे अपने पहला मैट्रिक्स किया था, जैसे मान लो अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, चाहिए आप 1 2 3 4। अब इसके अंदर मैंने इंटरचेंज कर दिया, क्या इंटरचेंज किया, R1 को R2 से, देखते जाओ 2 4 3 1। अब आपका एक बच्चे का क्वेश्चन है या फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या डाउट है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सर ये आप क्यों कर रहे हो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों टाइप के रूल की बात कर रहा है कि मान लो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सर अपने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर पहली बात तो ये कि सर ये ट्रांसफॉर्मेशन किया क्यों, डाउट तो सही है। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन और बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन क्या मैट्रिक्स सेम रहेगी, ये भी बात सही है, दोनों डाउट सही है। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले अब बताता हूं कि इसने कहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया, तो क्यों करने का रीज़न क्या था, ये अपने बात करते हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखा रहा हूं ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, R1 को R2 में चेंज किया R2, तो आपका ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे हो रहा है। समझ रहे हो बात, कैसे हो रहा है ये बात मैं बताता हूँ, या कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, होता कैसे है, कैसे रो कॉलम में, कॉलम को अपने रो को भी कॉलम के अंदर चेंज कर सकते हैं या फिर अपने, वो आगे पढ़ेंगे, या रो को दूसरे रो में, कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के अंदर। सर हम चेंज तो कर रहे हैं पर हमारे चेंज करने का रीज़न क्या है, इसके बारे में अपने बात कर, समझ में आ गई। तो पहला डाउट तो ये था कि क्यों किया, तो क्यों को आप एक बार छोड़ दीजिए, कैसे अप्लाई हुआ ये सारी बातें भी अपने करेंगे, पर उससे पहले आप ये देखो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि सर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सेम है क्या, तो क्या आप बेसिक भूल गए बेटा, देखो बेसिक भूल गए क्या आप। मैंने शुरू में ये बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स वो होगी जिसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, समझ रहे हो बात, कि अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब क्या इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, क्या इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, नहीं, तो ये इक्वल ट्रांस कैसे हो जाएगी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कैसे हो जाएगी, यस सर। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया होगा आपको। ठीक है, चलो अब अपने आगे चलते हैं सेकेंड ऑपरेशन पे, क्यों कैसे ये सब बात करेंगे अपने, फिलहाल सिखा रहा हूँ और दूसरे का आपको आंसर मिल ही गया। अब आपके पास एक मैट्रिक्स लेते हैं अपने ए, इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं। आपके पास मैट्रिक्स क्या है, ए है, 1 5 2, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, सही 1 5 2 2 5 7 8 2 8, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप के आप क्या ले लो, एक मैट्रिक्स ले लो। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं अपने, देखो मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया कि ये जो R2 है चेंज टू, ये किसका साइन होता है, चेंज टू का, ठीक है, वो दोनों साइड एरो होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इंटरचेंज। तो ये साइन किसका होता है, चेंज का, और अगर दोनों साइड एरो हो तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरचेंज।
मैंने R2 में चेंज कर दिया कि ये लो जी 2R2, तो कर दिया ना। कहता क्या कहता है, यही तो कह रहा था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, तो ये लो जी नॉन जीरो नंबर से। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। किस में चेंज किया है? R2 में। चेंज किस में हुआ है? R2 में। तो R1 R3 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नो सर, तो उसको तो सेम लिख देंगे 152। अब R2 में क्या किया? 2R1, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये लो, और 8 2 8। अब यही चीज़ अगर मैं कॉलम में करता तो मैंने मान लो C3 में चेंज कर दिया, C1 में भी कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं, C1 में 3 C1 कर दिया, तो देखो क्या मैट्रिक्स बनेगी। सर C1 में चेंज किया है, ये वाली, ऐसे मत कर देना कहीं, ये वाली। तो सर C1 में चेंज किया है 3, 2 से भी करेंगे 6, 8 से भी करेंगे 24, 5 5 2 2 7 8। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना, या फिर मैं ये कहूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखा रहा हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपने यूज़ होने वाले हैं। ज़्यादा फोकस मत, ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशराइज मत करो, सारी चीज़ें आपकी जो बुक में वो मिलेगी आपको यहाँ पर। फिलहाल आप इस चीज़ को समझो। तो ये क्या हो गया एक टाइप का? सर ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सेकेंड टाइप हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ थर्ड का, उसके बाद मैं बात करता हूँ टाइप नंबर थर्ड की। तो देखो ऑपरेशन थर्ड कह दो, क्योंकि मैंने कहा था कितने टाइप थे? 3 थे। कितने कर लिए? 2 कर लिए, और वैसे 4 कर लिए, वैसे 6 भी थे ना, तो 2 कॉलम के कर लिए, 2 रो के अपने कर चुके हैं। लास्ट और ऑपरेशन नंबर थर्ड, ये ऑपरेशन नंबर थर्ड क्या कहता है कि एडिशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो, एडिशन टू एलिमेंट, एडिशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ एनी रो और कॉलम the corresponding element of any, the corresponding element of any other row or column, row or column by row or column by any non-zero number, any non-zero number। तो चलो मैट्रिक्स लिखते हैं अपनी। एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3, इजी से लेते हैं अपने, अच्छा लगेगा। 1 2 3 2 3 4, कुछ भी ले लो, 5 2 7 या 5 ले लो, 8 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, चाहिए अपने पास किसी भी टाइप की मैट्रिक्स ले लो। अब ये क्या कहता है? कहता है कि एडिशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो, यानी कि किसी भी रो के अंदर या फिर किसी भी कॉलम के अंदर आप कोई एलिमेंट को ऐड कर दो, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर। सर ये क्या कह रहे हो? चलो मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान लो मैंने R1 के अंदर चेंज किया, क्या चेंज किया कि R1 के अंदर मैंने जो चेंज किया वो R1 प्लस 2R2 किया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, R1 को चेंज कैसे? R1 प्लस 2R2, या फिर R1 के अंदर चेंज R2 प्लस R3 भी कर सकते हो, या फिर R1 के अंदर चेंज R1 प्लस R2 भी कर सकते हो, या फिर R1 के अंदर चेंज 2R1 प्लस 2R2 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? तो क्यों? क्योंकि मैं ये ऑपरेशन बता रहा हूँ, इस ऑपरेशन के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। क्लियर? तो अब देखो R1 भी चेंज हो रहा है, तो R1 यानी कि 1 प्लस 2R2, तो 2 दूनी 4, R1 प्लस 2R2, 2 इंटू 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, R1 प्लस 2R2 यानी कि 2R2 8, R2 R3 में तो नहीं किया, नो सर, 2 3 4 5 2 3, तो क्या आंसर आ गया? 5 8 11
2 5 3 2 4 3, ये लो जी, ये था अपने पास थर्ड टाइप का। इसका अगर आप कॉलम का और करना चाहो तो कॉलम में कर लो, चाहे खुद भी कर सकते हो। तो आप कि मैंने C1 के अंदर सर C2 + 4C3 कर दिया, ये लो कुछ भी कर लो। तो करें फिर, C1 कौन सी है, ये है। तो देखो C1 चलो R1 तो कि आप C2 में कर लो, आप C3 में कर लो, कहीं करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ और समझाने के लिए की बात नहीं है, ये वैसे भी कहीं करो चाहिए, ठीक है। तो देखो C3 में चेंज है तो ये 1 और 2 तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 5 2 3 2। अब C3 में क्या किया है कि C2 जो है ये रहा C2 + 4C3, C2 + 4C3, तो ये रहा C2 + 4 और C3 क्या है 3। फिर देखो दूसरे वाले में C2 क्या है 3 + 4 × 4, 2 + 4 C3 क्या है 3, यानी कि ये वैल्यू आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 5 2 3 2, ये कितना हो गया 12 और 2 14, 16 और 3 19, 12 और 2 14। तो ये था आपका थर्ड टाइप। बात क्लियर होगी? तो अब आपको ये ऑपरेशन कैसे करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से क्लियर होगी ना। वो मैंने क्या किया है वहाँ पे देख लो, तो नहीं मन कर रहा, नहीं समझ आ रहा, तो मैंने इसी से किया बेटा चेंज, तो इसी से किया, ठीक है। कि मैंने C3 में किया तो C3 ये है, C3 में किया का मतलब ये है कि अब ये जो जैसे मान लो ये 1 2 ये दोनों लिखे थे, वैसे इसको नहीं लिख सकते। अब जो चेंज किया वो लिखेंगे। चेंज क्या किया है कि C3 जहाँ पर है ना, मान लो पहला एलिमेंट तो ये है, तो उसकी जगह आप क्या लिखो C2 + 4C3, तो C2 + 4 और C3, अब 3 लिख दो। अब कोई जरूरी नहीं C3 हो, अगर यहाँ C1 होता तो ये 1 वाले एलिमेंट कर देते, ये पूरी खत्म हो जाती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको ये ऑपरेशन कैसे होते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। चलो ये करो, इनवर्टिबल मैट्रिक्स करने वाले हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन खत्म हो गया, पार्ट अभी 4 ही चल रहा है, 4 पार्ट्स ना। चलो नेक्स्ट क्या है आपके पास, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ध्यान से देखना बेटा, इनवर्स वाली बात आ रही है इसमें। वोज इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, वोज इनवर्स एग्जिस्ट, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उस मैट्रिक्स को तो बोल देंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स, और जिसका नहीं करता हो वो नॉन इनवर्टिबल कह सकते हैं अपने, उसको नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। पर उसकी अपने बात ही नहीं कर रहे, एक बार अपने बात कर रहे हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स की। तो इसके अंदर ये इनवर्स क्या है, सर इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या इनवर्स है ये देखो। तो आपने चलो इसको मैं बता देता हूँ। लेट A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A और B क्या है आपके पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर यानी कि m ऑर्डर क्या होता है m × n, और स्क्वायर की अगर आपको सीधा ऑर्डर आप क्या लिख सकते हो, सीधा m भी लिख सकते हो, पता है ना इस बात का। सीधा m लिखा हुआ मिल जाए आपको ऐसे कोई मैट्रिक्स के, ऐसे कोई मैट्रिक्स के सीधा m लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है ये, सर ये A स्क्वायर मैट्रिक्स है, पता है ना आपको इस बात का। यस सर। तो कहता है कि अगर आपके पास A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो सेम ऑर्डर की ही होती है सर। तो कहता है कि इफ AB = BA = I, कहता कि इफ AB = BA = I, ये बात अगर प्रूफ हो जाती है, प्रूफ हो जाती है मतलब जैसे आपके पास बेटा A मैट्रिक्स थी कुछ ना कुछ, आपके पास B मैट्रिक्स थी कुछ ना कुछ,
इसका ऑर्डर ए और बी दोनों का सेम है, जो m इंटू, जैसे मान लो ये 3 इंटू 3 की है तो ये भी कितने की होनी चाहिए, 3 इंटू 3 की। तो क्या कहता है कि अगर ए बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है आपको कि ए बी की कुछ वैल्यू आए, वही वैल्यू किसकी आ जाए, बी ए की। अब सर ए बी तो बी ए के इक्वल ही होता है, ये बात तो आपके दिमाग में नहीं चल रही ना, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर कोई ज़रूरी नहीं कि ये इक्वल हो। अगर इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम आ जाए, ऑर्डर सेम आ जाए, तब इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होता। तो कहता है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल आ जाए और उसी के इक्वल क्या आ जाए, सेम ऑर्डर की, क्या बोलता है, कहता सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। यानी कि पहली बात तो क्या कहा उसने कि ए बी इक्वल टू बी आना चाहिए, और ए बी और बी ए होना क्या चाहिए, जैसे ये 3 इंटू 3 है, यानी कि ए बी एक 3 इंटू 3 ऑर्डर की अगर इसकी वैल्यू क्या आए, 3 इंटू 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो अपने कहेंगे कि ए इज, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। बात क्लियर होगी। इनवर्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, और उनका जो आंसर है वो सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने पीछे वाले क्लासेस में बताया। अगर इक्वल आ जाए सेम ऑर्डर की तो अपने ये कहेंगे कि बी ए का इनवर्स है और ए बी का क्या है, इनवर्स है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अपने इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या, इसको अपने क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या फिर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, याद रखना। आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि आपके पास मैट्रिक्स ए और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, उसके इनवर्स से, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। बात क्लियर होगी, ये बात क्लियर। कोई मैट्रिक्स के इनवर्स से अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे या इनवर्स से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा क्या, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। चलो आपको मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2, देख लो ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है सर। ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 है, मतलब क्या है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक आपके पास और ये भी किसकी है सर, 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करें तो मैंने इसका ए भी निकाला। अब भाई मल्टीप्लाई तो आता होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बात क्लियर। तो कैसे होगा सर, 2 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 से। अब देखो पहला रो पहला कॉलम हो गया, अब पहला रो सेकंड कॉलम, ये वो वाली चीज़ है A11 वो करवाई थी मैंने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें देख लेना अगर याद नहीं है। तो 2 इंटू -3 और 3 इंटू 2। नेक्स्ट क्या है अपने पास, 1 इंटू 2 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2 इंटू -1, फर्स्ट 1 इंटू -3 2 इंटू 2 बना दिया। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की बनेगी, देख लेना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू 2 2 जा 4 -3 माइनस के 6, नहीं ये सही है क्या, एक मिनट चेक करने देना, हाँ ठीक है। ये माइनस का 6, ये प्लस का 6 यानी कि 0, प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी 0, ये माइनस का 3 ये प्लस का 4 तो 1 और ये भी 1। तो देख लो आपके पास क्या बन गया सर, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बन गई। और इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद आया कुछ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट तो क्या हो, 1 हो, और बाकी सारी वैल्यू क्या हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो ए बी इज इक्वल टू आई आ गया। देखो
ए बी आ गया, यस सर, आई के इक्वल आ गया, यस सर। अब बी ए और निकालना है, तो बी ए देखो निकाल लोगे क्या भाई, निकाल लोगे या मैं निकलवाऊं? निकाल लेना आप, इतना तो मैं तो मत करवाओ मेरे से, साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले इसको लिख लेना और फिर इधर वाली को लिख लेना 2 3 1 2। चलो मैं कर ही देता हूँ, अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो ना इधर उधर में कन्फ्यूज नहीं करना, कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ पीछे वाले को। मान लो ये इसका कर रहे हैं अपने, है ना, तो बी वाली ये रही, ए वाली ये रही, तो बी ए निकालना है, तो ये यानी कि 2 × 2 -3 × 1, फिर देखो 2 × 3 -3 × 2, फिर देखो -1 × 2 प्लस का साइन, क्या किया, -1 × 2 और प्लस में 2 × 1, -1 × 3 -3 प्लस में 2 × 2 4। चलो ये बी ए कितना आ गया, 4 -3 1 आ गया, 6 माइनस के प्लस के 0 हो गए, माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो गया, ये भी 1 आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू देखो बी ए आ गया, यस सर, और इज इक्वल टू आई आ गया, यस सर। तीनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर ये है सर, इसका भी ऑर्डर ये है, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ये बन भी आइडेंटिटी रही है, और उसका भी ऑर्डर ये सेम है। तो अपने शुरू में क्या बोला था, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स, क्योंकि आई मैट्रिक्स भी यही होती है। तो अपने कह सकते हैं ना कि यहाँ पर ए बी का इनवर्स है, या फिर बी ए का इनवर्स है, या फिर दोनों आई के इक्वल है। ये बात मैंने प्रूव कर दी। तो अपने शुरू में क्या बोला था बेटा कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स में वोज इनवर्स एग्जिस्ट, जिसका इनवर्स क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। अब अपने मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसका इनवर्स आ रहा है ना, इनवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो ए इनवर्स यानी कि ए बी का इनवर्स है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी, इन दोनों का आइडेंटिटी बन रहा है दो मैट्रिक्स का करने का। अपन अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी बन रही है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मैट्रिक्स है, दूसरा क्या है, इनवर्स है, दूसरा क्या है, इनवर्स है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। चलो एक और देखते हैं, अपने आगे देखते हैं इसके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, पता चल गया, वो इज इनवर्स एग्जिस्ट। तो सर इसमें कर रहा है, ये देख लो सर, एग्जाम्पल से बता दिया। अब देखते हैं अपने आगे नेक्स्ट, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसके अंदर। अब देखो मैट्रिक्स बेटा दो टाइप की हो सकती है, मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। या तो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स और या होगी रेक्टेंगल मैट्रिक्स, या तो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स और या फिर क्या होगी, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा, और रेक्टेंगल मतलब ऑर्डर इक्वल नहीं होता। बात क्लियर होगी। मैट्रिक्स दो टाइप की हो सकती है, या तो उनका ऑर्डर इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो स्क्वायर है, अगर नहीं होगा तो रेक्टेंगल है। अब बात करते हैं कि सर ये जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, कौन सी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, वो कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती। मतलब कोई मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगी और कब नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्क्वायर की। तो स्क्वायर में डज एग्जिस्ट कर भी सकती है एंड डज नॉट एग्जिस्ट, और नहीं भी कर सकती। स्क्वायर में तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, भी कोई काम या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो स्क्वायर का तो बात ही खत्म होगी। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो डज नॉट एग्जिस्ट, रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैं बता देता हूं कि कैसे। भी यहाँ तो मैंने सीधे बोल दिया, मेरे को नहीं पता, भी हो भी सकती है नहीं हो सकती, मेरे को क्या किसी को नहीं पता, तो ये तो बात ही खत्म होगी। तो चलो जैसे एग्जांपल आएंगे, अब अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स आएंगे स्क्वायर, अब कोई होगी कोई नहीं होगी, तो ये तो बात ही खत्म। अब ये इसमें कैसे कह दिया सर, आपको पहले से कैसे पता चल गया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो रेक्टेंगल में नहीं हो सकती,
यानी कि जिनका ऑर्डर सेम नहीं होता उनमें नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ, जैसे अपने मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। बेटा कोई भी मैट्रिक्स ले लो, अलग अलग केस बनाता हूँ। चलो मैं आपको हर एक चीज़ हर एक बिल्कुल बारीक से बताता हूँ। केस नंबर फर्स्ट, कहीं नहीं मिलेगा ये बातें, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से देखना। केस नंबर 2, केस नंबर 3, अच्छा और जरूरत पड़ी तो और बना लेंगे केस भी। केस नंबर 1 में क्या है कि रेक्टेंगल है, तो हो सकता है कि सर एक मैट्रिक्स 2x3 की और दूसरी भी 2x3 की हो सकता है कि सर एक 2x3 टाइप की हो सकता है एक 3x2 टाइप की हो, या हो सकता है सर एक 4x3 टाइप की हो, एक 5x7 टाइप। यानी कि हो सकता है कि एक मैट्रिक्स तो जैसे ये आपस में रेक्टेंगल में सेम टाइप के ऑर्डर की हो सकता है रेक्टेंगल में ही हो पर थोड़ा सा अलग हो, और हो सकता है टोटली एक अलग ही है कोई ऑर्डर, दूसरी का कोई अलग ही ऑर्डर। 3 ही केस बनते हैं। यस सर, केस तो 3 ही बनते हैं। तो देखो मैं पहले केस की बात करता हूँ। इसका ऑर्डर क्या है, देखते जाना, बात देखते जाना। सर 2x3, और इसका ऑर्डर क्या है सर 2x3, 2x3, और अपने पास क्या है 2x3। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखो मैंने, ये मैट्रिक्स ए है ना, ये मैट्रिक्स बी है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ये बात भी अपने को पता है। यस सर। तो यहाँ पर देखो मेरे को ए बी निकालना पड़ेगा दोनों मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स अपने पास दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक तो अकेली तो होती नहीं है, 2 होनी चाहिए ना। तो वो दोनों मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को उन दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि ये शर्त मेरे को लागू करनी पड़ेगी। अगर ये मैं प्रूफ कर दूं तो होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है m इंटू एन, और ये क्या होता है n इंटू, या इसको अपने क्या लेते हैं p इंटू क्यू। 2 मैट्रिक्स होता है, मैंने बताया था पीछे वाली क्लास में, याद हो तो। अब यहाँ पर देखो क्या इसमें n इजिकल टू p है, नहीं सर, तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो बात ही दूर की रहेगी। पहली बात ये खारिज हो गया मुकदमा। दूसरा मुकदमा चलाएं, चलो। अब क्या कहता है कि ये है 2x3 की सर, और ये है 3x2 की। कोई मैट्रिक्स मैंने सीधा मैट्रिक्स बनाया क्योंकि एलिमेंट नहीं रखे, क्योंकि टाइम वेस्ट है। सर यहाँ पर देखो n इंटू पी हो जाएगा, n बिल्कुल सही बात है, n इजिकल टू पी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बात है। तो मल्टीप्लाई तो सर हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा। बट मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई बनेगा किस ऑर्डर का सर, 2x2 ऑर्डर का। मल्टीप्लाई किसका बनेगा सर, 2x2 ऑर्डर का। और मैट्रिक्स किस में है 2x3, 3x2, तो ये तो ऑर्डर ही अलग हो गए। तो ऑर्डर भी अलग नहीं हो सकते, जो ए है जो बी है, जिस ऑर्डर में ए है बी है वो वाली बात। तो ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है कि अपने पास ऑर्डर ही क्या बन गया, अलग टाइप का बन गया। था कुछ बन कुछ गया, तो फिर सर ये तो दिक्कत हो गई। तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे टाइप की, या तीसरा और देख लेते हैं अपनी। बात क्लियर, वैसे यहाँ 2 से ही हो जाती है, पर अगर आपका मन कर रहा है तो कर लेते हैं। 4x3, 5x7, तो देखो NP इक्वल नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलो इसका मान लो अपने ऑर्डर की, अब सर ये तो वैसे ही नहीं होगा। इसमें अगर और मन कर रहा है कि सर ऑर्डर अलग आ गया, तो यहाँ पे ऑर्डर का तो कुछ बात ही नहीं की, AB की बात की है, AB का तो ऑर्डर कुछ भी है चाहिए। चलो मान लेते हैं भाई AB का ऑर्डर कुछ भी है, ये बात आपकी मान लेते हैं। अब मेरे को AB आ गया, हाँ, अब मेरे को BA निकालना पड़ेगा। यस सर, BAB क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो BA में क्या हो जाएगा 3x2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x3। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, यस सर हो जाएगा, हाँ भी हो जाएगा। पर ऑर्डर क्या आएगा 3x3, यानी कि BA का ऑर्डर तो आ गया 3x3 और AB का ऑर्डर आ गया 2x2। अब तो कह रहा हूँ ना, अब तो ऑर्डर सेम होगा। हाँ सर, ऑर्डर ही सेम नहीं होगा, बात यहीं खत्म हो जाएगी। और ऑर्डर अगर सेम आ भी जाता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पड़ी थी, जिस ऑर्डर के ये दोनों बने हैं उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनना चाहिए मल्टीप्लाई, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो मामला यहीं खत्म हो गया। तो रेक्टेंगल के जितने भी केस बन रहे थे रेक्टेंगल मैट्रिक्स के, मैंने सभी से बात प्रूव कर दी कि डज नॉट एग्जिस्ट कौन, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हाँ, स्क्वायर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझ में आ गया, इन्वर्स क्या होता है समझ में आ गया,
कौन सी मैट्रिक्स किसका इन्वर्स है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, समझ में आ गया, क्लियर होगी। अब नेक्स्ट टाइप अपने बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, कि कोई भी जो इन्वर्स है, चलो ठीक है सर रेक्टेंगल वाली बात तो खत्म हो गई, मान लो स्क्वायर में अपने कोई इन्वर्स निकाला। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर मान लेते हैं कि स्क्वायर के अंदर अपने कोई इन्वर्स निकाला। अब हमें बताओ कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो इन्वर्स निकाला है वो एक ही इन्वर्स आ सकता है क्या एक मैट्रिक्स का, यानी कि एक मैट्रिक्स का एक इन्वर्स आ सकता है या 2 या 3 भी इन्वर्स आ सकते हैं। तो देखो अपने बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर, ये बात करते हैं। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, बात क्लियर होगी। तो अपने को पता है, अभी प्रूफ करके आए हैं इन्वर्टिबल के अंदर कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये हम जानते हैं, वी नो दैट, ये बात प्रूफ भी करके आए हैं, करके भी आए हैं कि अगर इन्वर्स होगा, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, मैट्रिक्स नहीं, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ कर आए हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा और उसके इक्वल आई होगा, ये बात अभी करके आए हैं, प्रूफ भी की थी, यस सर। तो अपने क्या इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि लेट, यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, या फिर ये भी कह सकता हूँ कि ए इज इनवर्स ऑफ बी, कह सकता हूँ, यस सर। तो लेट सी इज अनदर, अपने क्या किया कि सी इज अनदर इनवर्स ऑफ ए, या फिर बी का भी कह सकते हो, मैं ए से लेके चल रहा हूँ। तो अगर सी अनदर इनवर्स है ए का, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसके हिसाब से, ये बात तो प्रूफ हो ही चुकी है, तो यस सर ये चीज़ आनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखना कि मैं बी को बताओ बी आई लिख सकता हूँ क्या, बी इनवर्स कोई कट की है, इसको गोली गोली दे के उधर उधर किया तो ये आ गया, कहता मैं ही सही करूँगा। तो अब देखो b इज इक्वल टू बी आई, यस सर, पीछे पढ़ के आई हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिक्स से करते हैं तो आंसर वो मैट्रिक्स ही आ जाती है, ये बात करके आए हैं। नहीं पता तो फिर से सुन लो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो आंसर मैट्रिक्स ही आता है, बात क्लियर होगी, यस सर। चलो फिर आगे वाला स्टेप लिखता हूँ, b से बी आई बन गया। अब b तो पड़ा है, i को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख लो या सी ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लिख सकता हूँ, यस सर। अब इसको मैं क्या बी ए और सी लिख सकता हूँ, कैसे सर, आपने तो कहा था सीक्वेंस मैटर करता है, इसका इससे मल्टीप्लाई अलग हो जाएगा सर, ये तो अलग हो गया। याद करो प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने लिखवाया था, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी के अंदर पार्ट शायद दूसरा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये चीज़ प्रूफ होती है। इनवर्स थोड़ा सा याद करो, पीछे वाली चीज़ें याद रखा करो, तो यहाँ से ये बात इक्वल होती है, बात क्लियर हो गया। अब मेरे को बताओ बी ए क्या है सर, आई है, तो इक्वल टू क्या आ गया, आई सी। और फिर से उसी बात पर आ जाओ कि किसी मैट्रिक्स, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है सर, सेम मैट्रिक्स। तो यहाँ से चले लास्ट में प्रूफ क्या हो गया कि b इज इक्वल टू सी, यानी कि वो जो तीसरा आपने कोई सही चीज़ मानी थी इनवर्स, वो भी क्या है, b है। इसका मतलब कि सर यूनिकनेस होता है इनवर्स के अंदर, कोई भी मैट्रिक्स है उसका एक यूनिक ही क्या होता है, इनवर्स होता है, बात क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, कभी कभार पूछ लेता है, मतलब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये बता रहा हूँ वो आ भी सकता है नहीं भी, ये तो सर बताइए, पर आता रहता है। हाँ अब ठीक है सर, तो हम कर लेंगे, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है, प्रूफ ही करना है इसके अंदर, आपको क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, या एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, ये एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये बात हमें प्रूफ करके दिखाओ, या फिर ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ करें, कर लो सर, पक्की बात है, यस सर कर लो सर। तो आपको एक बात बताओ, ये बात पढ़ी रहने दो एक बार, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि वी नो दैट
या मेरे को तो पता है, हमें तो पता है, आपको पता है क्या, कि अगर ए बी है उसका मल्टीप्लाई ए बी के इन्वर्स से करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, पता है ना? नहीं सर, अरे गधो, मान लो ए बी कोई एक मैट्रिक्स है सी, तो ये क्या हो जाएगा सी इन्वर्स, तो सी इन्वर्स आई। हाँ सर, तो ए बी मल्टीप्लाई करके मान लो। हाँ सर, समझ में आ गया कि ए कोई मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। ये बात प्रूफ भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं, सब कुछ हो गया। अब मैंने एक वर्ड लिखा प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। अब मैंने एक वर्ड यूज किया बेटा, हर एक चीज बताऊंगा। प्री मल्टीप्लाइंग, सीधा मैं कह दूं ना मल्टीप्लाइंग। देखो बेटा, मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता। मान लो आपके पास एक साइड लिखा हुआ है, ये कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ना। तो देखो, मान लो आपके पास बेटा बी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है। अब मैं इसमें कह दूं कि मल्टीप्लाई बाय ए, इसका तो मैं यहाँ पे ए कर दूं, इसका ए यहाँ कर दूं, तो क्या इक्वल होंगे क्या? नहीं सर, नहीं हो सकते। ये कब होंगे? ये तभी होंगे। हो भी सकता है उधर वाली साइड, पर कन्फर्म नहीं है सर। और जब कन्फर्म नहीं है तो आप कन्फर्म इक्वल कैसे लगा सकते हो, है ना? तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो यहां पर भी मैं क्या कह दूंगा कि प्री मल्टीप्लाई बाय ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को आप पहले मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए बी इज इक्वल। अब तो हो सकता है, यस सर, अब तो है, अब तो एक ही बात है ना। तो इसलिए मैंने प्री, ये वर्ड आपको यूज, सीधा मल्टीप्लाई वर्ड यूज नहीं करोगे। तो क्या किया आपने, ए इनवर्स का ए बी से, ए बी इनवर्स से, और यहां पे भी पहले होगा, बाद में नहीं करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, इसको अगर ये लिख लूं, ये तो मेरे को पता है मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, कोई फर्क नहीं। ए इनवर्स आई कितना होता है? ए इनवर्स आई कि सर किसी मैट्रिक्स का आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स आ जाती है। तो क्या दिक्कत है? इनवर्स वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, आएगी तो मैट्रिक्स आई तो खत्म ही हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां से ये चीज प्रूफ करनी थी, मैंने इसको भी छेड़ा ही नहीं, पर इसको देख देख के बना रहा हूं कि पहले ये लिख लिया। अब मेरे को, मैंने क्या किया, पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ ए इनवर्स ए क्या होता है? सर ए इनवर्स ए, यहाँ पे तो बताया था ना आपने, एक पीछे एक डब्बा सा बना के कि आई होता है, याद है कि नहीं है? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, आई बी, यानी कि सर आई बी, ए बी इनवर्स, सर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू सर ए इनवर्स। क्लियर? यस सर। आई बी क्या होता है? आई बी क्या होता है? सर आई बी का नहीं पता। आई बी क्या होता है? बी होता है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स आ जाता है। बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अब आपने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई, ये वर्ड ही बताना था मेन तो मेरे को, बाय बी इनवर्स, जिसका मतलब अलग होता है, क्या होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी इनवर्स पहले आएगा ना मल्टीप्लाई, ये बन गया, और ए बी इनवर्स बन गया। तो यहाँ भी क्या आएगा, ए बी इनवर्स, यहाँ कहाँ था ये बी इनवर्स, ए बी, ये तो बाहर था, अंदर क्यों ले रहे हो आप इसको? तो भी मैं सोचूं दिक्कत क्या आ रही है, पता नहीं चलता क्या आपको? तो ये ए बी इनवर्स तो बाहर है, इसका मतलब तो क्या, ए और बी का इनवर्स, ए और बी का इनवर्स थोड़ी है, होल इनवर्स है, इज इक्वल टू क्या आ गया, बी इनवर्स सर प्री मल्टीप्लाई, मतलब ये बी इनवर्स बी क्या होता है सर, आई होता है, और ए बी का, ए बी इनवर्स का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ए बी इनवर्स यानी कि कोई मैट्रिक्स का आई से करते हैं तो सर बार बार मत बताओ, ए बी इनवर्स आ जाएगा, और बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये प्रूफ करना था क्या, हैंस प्रूव्ड। देख लो,
क्लियर? तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। तो अगर समझ आ रहा हो, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, समझ आ रहा हो तो बड़ा अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। थैंक यू। आज इतना ही करेंगे अपने